अच्छा, एक बात बताओ। यदि गलती से हम अपने पापा को या मम्मी को किसी कारणवश डांट देते हैं, वैसे गलती तो हमारी होती नहीं, फिर भी क्योंकि हम बच्चे होते हैं, शरीफ होते हैं, फिर भी डांट देते हैं, तो लोग कहता है यार क्या बदतमीज बच्चा है, माँ बाप को डांट दिया। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, हम लोगों के इतिहास में एक ऐसा भी साम्राज्य हुआ जो सिर्फ पिता को मारते हुए आगे गया, पितृहंता, या कह सकते हैं कि पिताओं को मारने वाली साम्राज्य। चलिए, आप तो अभी तक समझ गए होंगे, थंबनेल तो देखे होंगे। तो मैं बात करता हूं मगध साम्राज्य का। अच्छा, मगध साम्राज्य मतलब, इससे पहले आपने वीडियो देखा था 16 महाजनपदों का। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो बहुत पुराना है, मेरे यूट्यूब वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा। लेकिन यदि आप नहीं देखे हैं तो किसी और का वीडियो जरूर देख लें, कोई और यूट्यूबर भी है या बहुत सारे अपने 16 महाजनपद। क्या तो 16 महाजनपद यानी कि पूरे के भारत में, भारत पूरे भारतीय भारतवर्ष में 16 ऐसे शक्तिशाली क्षेत्र हुए जो अपने आप में अद्वितीय हुए। उसमें से एक मगध भी हुआ। अब मगध हो गया तो पहले ये पॉलिसी था, जैसे दो भाई होते हैं ना, मान लेते हैं कि दो भाई हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब दो भाई है तो ये पॉलिसी होता है, यदि मान लेते हैं कि पापा ने दो समोसा ला के दिया, ध्यान से समझना, दो समोसा ला के दिया, एक समोसा यहाँ एक समोसा यहाँ, तो ये क्या करता है, अपना समोसा खा लेगा और इसकी समोसे की जब बारी आती है तो कोशिश करेगा कि वो समोसा भी खा ले। मतलब कि अतिक्रमण करना चाहता है, अपने अधिकार लेना चाहता है। तो अब ये मगध मगध जो साम्राज्य है इसी में फेमस हो गया। ये चाहता था कि पूरी दुनिया पे इनकी हुकूमत चले। तो बहरहाल उस बातों को छोड़ते हुए चूंकि वो आगे बढ़ेंगे, पहले जानेंगे मगध। ये जो मगध राज्य है इसके संस्थापक कौन थे, इसको किसने बनाया। यदि मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं आपको समझने के लिए, तो इसको किसने बनाया, संस्थापक का यदि नाम क्या है बताइए। तो इसके संस्थापक जो है वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनका नाम था बृहदत्त। ये मगध के संस्थापक थे। अच्छा, ओवरऑल यदि मगध साम्राज्य में पढ़े तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन आता है कि मगध साम्राज्य के असली संस्थापक कौन थे, तो बृहदत्त। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। तो वो भी किसी खास पीसीएस के एग्जाम में आया था तो इसको इंक्लूड कर दिया गया। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो हम लोग नॉर्मली हर्यक वंश से शुरू करते थे। अच्छा, मौर्य साम्राज्य, सॉरी, इसी के अंदर मौर्य है तो मुंह से मौर्य आ गया है। यदि आ ही गया तो अगला वीडियो मेरा मौर्य है, आप देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं। समझ रहे हैं? हाँ। तो अब मगध जो है इतना साम्राज्य इतने शक्तिशाली कैसे हुआ। देखो, सबसे बड़ी बात है, चलो ये ये जो महोदय है, इस महोदय ने अपनी राजधानी राजगिरी में बनाई। कहां बनाई? अच्छा, ये राजगिरी में ही क्यों बनाई, एक सवाल है, ये राजगिरी में ही क्यों बनाई। तो तुम कहोगे अरे सर छोड़िए, हमको तो याद करने से मतलब है। नहीं राजा, राजगिरी मतलब क्या। अब देखो ध्यान से, राजगिरी के बारे में यदि तुम अभी स्टडी करो, गूगल भी कर लेना, बाद में करना, पहले देख लो, तो देखोगे कि राजगिरी पूरा का पूरा, मान लो कि ये राजगिरी है तो पूरा का पूरा पर्वत क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिससे क्या है, विदेशी आक्रमणकारी का खतरा कम है, ना के बराबर है। और ये राज्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है, और जो राज्य सुरक्षित है, जो घर सुरक्षित है, वो उन्नति और तरक्की की ओर ध्यान देगा, ना कि अपने ही घरेलू झंझटों और संकटों में फंसने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि राजगिरी जो है, ये राजगिरी, ये राजधानी होने का तात्पर्य है
कि मगध पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। चलो ठीक है, इसके विकास के क्रम में यदि देखा जाए तो 3 कारण थे विकास के क्षेत्र में। यदि हम उस विकास के क्रम की बात करते हैं तो विकास क्यों हुआ, तो क्योंकि इसकी जो 3 फैक्टर थी। पहला फैक्टर था राजनीतिक, दूसरा था भौगोलिक, और तीसरा था आर्थिक। ये 3 फैक्टर थे। राजनीतिक तौर पे तो बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ था, क्योंकि अब तक मगध साम्राज्य में एक पर एक धुरंधर राजा, एक पर एक विशेषज्ञ, एक पर एक नीतिकार आए, तो इस संबंध में कोई समस्या रहा ही नहीं। दूसरा, भौगोलिक दृष्टिकोण से ये जो मगध क्षेत्र है, ये वहां स्थापित है जहां पर काफी उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुआई मिट्टी नहीं था बाबा, हाँ जलोढ़ मिट्टी जैसे कहते हैं ना सोना उपजाने वाली क्षेत्र था, जिससे कि इसकी भौगोलिक स्थिति अद्वितीय थी। हर तरफ नदियों से घिरा हुआ था, चारों तरफ समृद्धि था। और जब भौगोलिक क्षेत्र जिस भी राज्य का अच्छा होता है, उसकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी होनी है, और जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी है वो सुखी संपन्न होना है, और जो सुखी संपन्न होता है वो नाम करता है और दूसरे को डिस्टर्ब करता है। चलिए ठीक है, अब मगध साम्राज्य में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। मगध साम्राज्य में पहले हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश। आई बात समझ में? हर्यक वंश के बाद यदि हम कुछ पढ़ेंगे तो वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद यदि हम कुछ पढ़ेंगे तो वो है नंद वंश, और नंद वंश के बाद यदि हम पढ़ेंगे तो वो है मौर्य वंश। ये 4 वंश मगध में आता है। अच्छा, 2018 और झारखंड पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, ये सीरियल वाइज दे दिया, बोले सीरियल सजाओ। तो मगध साम्राज्य में जो 4 क्षेत्र हैं, 4 वंश हुए, कौन कौन से? मगध का पहला था हर्यक वंश, याद रखना क्या था, पहला था हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश, और चौथा था मौर्य वंश। ठीक है, याद हुआ? अंतिम कौन था? मौर्य वंश। प्रथम कौन था? हर्यक वंश, सेकंड था शिशुनाग, और तीसरा था नंद वंश। आपको समझ में आ गई मैटर? बस इस बात को दिमाग में रख लेना, एग्जाम में अक्सर पूछता है। ठीक है, डिफाइन करते हैं। तो पहला हम लेते हैं हर्यक वंश, तो यहां लिख लेते हैं आपकी सुविधा के लिए हर्यक वंश। इसके जो संस्थापक है या इस वंश के जो नींव करता है वो है ब्रह्मदत्त। है, याद रखिएगा, ये ब्रह्मदत्त वो महोदय है। ये ब्रह्मदत्त आने के साथ ही इसने सबसे पहले क्या किया? कुछ आइडिया है? नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये आने के साथ सबसे पहले अंगराज पर आक्रमण किया, अंग पर आक्रमण किया और अंग को मगध में मिला लिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों का प्रथम और अंतिम फैसला यही था कि मुझे किसी तरह साम्राज्य को आगे बढ़ाना है, मुझे किसी की भावना से कोई लेना देना नहीं है, और ये लोग वही करना प्रारंभ किया। आते आते ब्रह्मदत्त ने अंग प्रदेश पे हमला किया। ये अंग वो प्रदेश था जो मगध के पहले मित्र राष्ट्र थे, लेकिन अब गुलाम राष्ट्र बना दिया गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया? राजगिरी जो है इसी को राजधानी रहने दिया, या यूं कहें कि राजधानी इसी ने बनाया था। लेकिन मगध का जो राजधानी की चर्चा की जाती है, सबसे पहले मगध की राजधानी कहां थी? तो हम कहते राजगिरी, लेकिन वास्तव में राजगिरी को राजधानी बनाने का श्रेय ब्रह्मदत्त को जाता है।
क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में 100% थे। दूसरी बात है, ये टोटल 52 ईयर तक यानी 52 साल तक राज्य किया। इसके ब्रह्मदत्त के जो है, एक बात याद रखिएगा, इसके राज्य में, ब्रह्मदत्त के राज्य में एक इनका मित्र और राज्य के वैद्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसके मित्र थे और राज्य के वैद्य थे जिनका नाम था जीवक। ये जीवक जो है ये राज्य वैद्य था। एक एक करके नोट कॉपी लो और नोट बनाओ, इसका टाइम पास मत करो, इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, हर एक चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रह्मदत्त के जो एक राज्य वैद्य थे ये जीवक है। हाँ, ये वही जीवक है जब बुद्ध भगवान बीमार पड़े थे और उसको इमरजेंसी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, तो जीवक जाके उनकी रक्षा किया था। एक खास आदमी है जिसका नाम अवंती का राजा, ये अवंती का राजा का नाम बताते हैं क्या था, प्रदोत। ये भी जब बीमार हुआ था, ये प्रदोत महोदय जो बीमार हुआ था, किस बीमारी के, कौन सा बीमारी हुआ था इसको हुआ था पांडु रोग, याद रखिएगा, इसको हुआ था पांडु रोग। इस रोग के निजात के लिए ब्रह्मदत्त ने क्या किया था, जीवक को अवंती भेजा और उसको यह आदेश दिया गया था जब तक ये स्वस्थ न हो जाए तब तक वहां से आना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहदत्त था, और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी थी। इसके विकास के लिए 3 चीज मुख्य थे जो इसके विकास के क्षेत्र को डेवलप किया। पहला था इनकी सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था, इनकी भौगोलिक, इस तरह से भौगोलिक व्यवस्था थी, लग रहा था कि कुबेर ने फुर्सत में इस क्षेत्र को बनाया है, और जिसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी है। मगध साम्राज्य में 4 मुख्य साम्राज्य हुए मगध वंश में। पहला था हर्यक, दूसरा शिशुनाग, तीसरा नंद और चौथा मौर्य वंश हुए। यदि हर्यक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक और प्रमुख जो है बृहदत्त थे, जो आते आते अंग प्रदेश पे विजय प्राप्त किया और अंग को जो है मगध में मिलाया। इन्होंने राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। टोटल 52 साल के करियर में इन्होंने मगध को कई सारे कीर्तिमान मगध में स्थापित किए। लेकिन एक बात है, हर्षक वंश का जो राजा था बृहदत्त, इसका एक मित्र था जिसका नाम था जीवक, और जो कि उस समय राज्य वैद्य भी था। ये इनकी विख्यात पूरे समाज में उस समय इसी बात से लगाया जा सकता है, जब भगवान बुद्ध, समझ रहे हैं, भगवान बुद्ध जब बीमार पड़े थे तो जीवक ने जाके उसे जीवन दिया। और अवंती के जो राजा थे प्रदोत जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे, उसकी भी सेवा उसका भी इलाज जो है इन्होंने ही किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखना है कि बृहदत्त के बाद हर्यक वंश में कौन आए थे, ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो ये आए थे बिंबिसार। बिंबिसार आए थे, और ये एक ऐसे मात्र राजा हुए जिन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। क्या ढूंढा? इनका कहना था कि भैया हमला करके, युद्ध करके राज्य जीतने से अच्छा है कि यदि आपसी प्यार, मोहब्बत और वैवाहिक संबंध स्थापित करके किसी का राज्य को लिया जाए तो क्या बुरी बात है। तो इन्होंने क्या किया, इस उद्देश्य से ये कई जगह गए। अब देखिए ध्यान से, कहां कहां गए। सबसे पहले ये कौशल गए, और कौशल में वहां किसकी सरकार थी? प्रसेनजीत साहब की। और प्रसेनजीत साहब को कहा कि भैया देखिए, मैं चाहता हूं कि बिना मारदार दंगे फसाद के, है ना, बिना मारदार दंगे फसाद के मैं अपनी साम्राज्य स्थापित करूं। और उस समय कौशल बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो प्रसेनजीत ने भी सोचा कि भाई सही बात है, कौन एक हाथी दूसरे हाथी से लड़े। तो इसने अपनी बहन
याद रखिएगा, इसने अपनी बहन जिसका नाम था महाकौशला से बिंबिसार की शादी करा दी। और ये क्षेत्र, कौशल क्षेत्र मगध यानी कि मगध में जाके मिल गया। फिर इन्होंने प्रपोजल डाला वैशाली में। कहां डाला प्रपोजल? वैशाली में। बिंबिसार ने कहा कि भैया अब वैशाली भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो एक काम करो कि वैशाली जो है ये मुझे दे दो। तो ऐसे नहीं लूंगा तो कैसे लूंगा, अपनी बेटी या बहन से शादी करा दो। तो भाई इसने भी अपनी भलाई समझी और अपनी बेटी की शादी, यानी कि चेतक, उस समय चेतक यहाँ के राजा थे, और अपनी बेटी, याद रखिएगा इसका नाम था चेलना, चेलना से इसकी शादी करा दी। ठीक उसके बाद जब इन्होंने कौशल जीता, वैशाली जीता, उसके बाद इसका मद्र, मद्र था कि भद्र था, मैं श्योर नहीं हूं, मैं देख लूंगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी, शायद कुछ भद्र देश, यहां भी इन्होंने अपना सिक्का जमाना चाहा और यहां भी सफल हुए। यहाँ की राजकुमारी जिसका नाम क्षेमा था, क्षेमा से भी शादी हो गया। लो कर लो बात, भाई इसके हाथ में तो कहते हैं ना पांचों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, तो ये वाली सिचुएशन हो गई। इसकी राज्य विस्तार भी होते गई, शादी भी होते गई और वंशवाद भी बढ़ते गया। कोई एक्सक्यूज है आपको यहाँ समझने में? वेरी गुड, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है, इसकी इस नीति ने क्या कर दिया, मगध के दावेदारों की संख्या बढ़ा दी। दावेदारी समझ रहे हो कि भाई मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं कि मैं राजा बनूं। अरे भाई एक रानी रहे तब तो, कई सारी रानियां थी और वो सभी रानियां जो है बड़े बड़े साम्राज्य से बिलोंग करती थी। कैसे तुम इसका बात काट दोगे? तो क्या हुआ, अंत में इसका एक पुत्र था जिसको बाद में रहा नहीं गया, जिसका नाम क्या था पता है? अजात शत्रु। बोला डैडी जी बहुत हो गया, अब बहुत आपने खेल लिया कबड्डी कबड्डी, अब जरा मुझे भी आने दो। इन्होंने क्या किया, अजात शत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, समझ गए? और अजात शत्रु ने बिंबिसार को मार दिया और खुद को मगध का राजा घोषित कर दिया। बोला कि चलो मैं ही राजा बन जाता हूं, क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात है, अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा, लेकिन ये बौद्ध धर्म के लोग थे और यहाँ ये जैन धर्म अनुयायी थे। याद रखिएगा, ये बौद्ध अजात शत्रु किस धर्म पे बिलोंग करते थे? तो जैन धर्म में। लिख देता हूं, एक एक बात, एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म, इसने अपने जीवन काल के 32 साल तक, यानी 32 वर्ष तक राज किया। मगध साम्राज्य पे इन्होंने 32 वर्ष तक, 32 वर्षों तक राज किया। इनका राज्यकाल, इनका कार्यकाल या इनका पाठ्यकाल जो है, हाँ तो और क्या, पाठ्यकाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, 32 वर्षों तक का रहा है। तो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? अब एक खास बात है, ये कह सकते हैं कि इस जाति का या इस साम्राज्य का ये नियत में रहा है कि दूसरे को धोखा देना, हमेशा ये दूसरे को धोखा दिया है। इसी मंशा से, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसी मंशा से इसका एक मंत्री था। किसका मंत्री था? अजात शत्रु का एक मंत्री था और इनका नाम जो था आपको पता होगा, वर्षकार था। और ये मंत्री काफी ही मेहनती और विश्वास पात्र मंत्री था, है ना। और इसने क्या किया, ये जो है वर्षकार, इसका कहीं ना कहीं संबंध वैशाली से था। बस इसकी मदद से अजात शत्रु ने वैशाली पे हमला कर दिया। याद रखिएगा, इसकी मदद से, यानी इस मंत्री वर्षकार की मदद से अजात शत्रु ने वैशाली पर हमला करके वैशाली को मगध में, इसको भी मगध में मिला दिया। लेकिन ये जो मैं मगध को मिलाया, वैशाली को मिलाया था, तो पूर्ण नहीं था। तो भाई अजात शत्रु ने कहा चलो पूरे मिला लेते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से सिचुएशन होता है ना, कर्मा जो है कभी भी पीछे नहीं छोड़ती है। अब क्या हुआ कि
इसने अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा। तो अजातशत्रु का एक बेटा, वैसे तो बेटा बहुत था, कितना गिनवाऊं, लेकिन एक बेटा जिसका नाम था उदयन या उदयन कह सकते हो, इन्होंने भी क्या किया, टिट फॉर टैट कर दिया, अपने पिता को जाके मार दिया। कब मारा इन्होंने अपने पिता को, जो है कब मारा, तो इसने 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता यानी कि अजातशत्रु को मार दिया। और मारने के बाद मगध का अगला सम्राट उदयन बन गया। अब इसने सबसे पहले क्या किया, इसने देखा कि मगध में जो है सिंचाई व्यवस्था सही ढंग से नहीं है, मगध का स्थिति दिन प्रतिदिन डामाडोल होते जा रहा है। तो इसने, उदयन ने एक सराहनीय काम किया, अपनी राजधानी कहां था पहले, राजधानी कमेंट करो कहां था, राजगिरी में था ना, हाँ। तो राजगिरी से इन्होंने पाटलीग्राम किया, कहां किया, या पाटलिपुत्र किया, पाटलीग्राम किया। ये पाटलीग्राम जो है ये चारों तरफ नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है और काफी उपजाऊ, चूंकि नदी था तो ये क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र बन गया था। और नदी होने के कारण ये लोग काफी चौकन्ना भी रहते थे और बाहरी खतरा से इनको कोई दिक्कत नहीं था और इनका यातायात और सुलभ और आसान हो गया था। अब देखो ऐसा है कि हर्यक वंश जो है, इसका अंतिम राजा का नाम क्या था, नागदशक। इसका अंतिम राजा नागदशक था, जो ठीक ठाक राजा था। मगध जैसे साम्राज्य को हैंडल करने की क्षमता इस बंदे में तो कतई नहीं थी। ठीक है, राजा था, राजा कैजुअली बन सकता था, लेकिन बना भी, लेकिन वो क्षमता इसमें नहीं था। नतीजा क्या हुआ, इसका जो अमात्य था, अमात्य समझते हो ना, अमात्य मतलब होता है मुख्य सलाहकार या फिर मेन एडवाइजरी, या कहीं कहीं जगह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद भी अमात्य होता है। अमात्य जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने बस इसे धक्का देके निकाल दिया, बोला कि भैया आप खुल गए, अब आपकी बस की बात नहीं है मगध जैसे साम्राज्य को संभालना। और खुद ये जो है शिशुनाग जी मगध के अगले सम्राट घोषित हो गए। और इसी समय से ही अपने आप को, यानी कि इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना इसको धकेलने के बाद खुद से कर लिया। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। शिशुनाग का बेटा, इसका बेटा का नाम था, क्या नाम था शिशुनाग का बेटा का नाम, यह था कालाशोक। शिशुनाग के बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने वापस, क्योंकि शिशुनाग जो है ये बंदा ने पाटलीग्राम राजधानी से हटाकर राजगिरी भेज दिया और कालाशोक ने फिर से राजगिरी से कहां लेके आ गया, पाटलीग्राम ले गए।